Hello everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का है, जिसमें फिफ्थ चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम सिक्स्थ चैप्टर को देखेंगे। सिक्स्थ चैप्टर के सेकंड पार्ट को देखेंगे। पार्ट 1 को प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए। आपके लिए सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है और हम प्लेलिस्ट को डेली अपडेट करते हैं। वहाँ से क्लासेस को देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बनाते चलने हैं, ठीक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। तो आप एग्ज़ाम्स के टाइम पर अगर बर्डन से बचना चाहते हैं तो नोट्स बनाते चलिए, क्लासेस को लेते चलिए डेली बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम सिक्स्थ चैप्टर के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज दक्षता आधारित शिक्षण को। किसे पढ़ेंगे? एफिशिएंसी बेस्ड टीचिंग। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है दक्षता आधारित शिक्षण। दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। क्या है दक्षता आधारित शिक्षण? देखिए, ऐसे टीचर्स, ऐसे शिक्षक जो अपने विषय में दक्ष हैं, यानी कि बहुत काबिल हैं, जो ठीक है, इतने कैपेबल हैं कि बच्चों को जो चीज़ वो समझाएं वो इस तरीके से समझाएं कि बच्चे को उस विषय वस्तु को रटने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक, टीचर के समझाने का तरीका इतना बेस्ट होगा कि सुनते सुनते ही बच्चे को चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। ये पहचान होती है एक दक्ष अध्यापक की। क्या कि जो वह जब किसी विषय वस्तु को पढ़ाता है तो वो इतनी सरल और बोधगम्य तरीके से पढ़ाता है। टीचर उस विषय वस्तु को इतना सरल और बोधगम्य तरीके से प्रस्तुतिकरण करता है उसका, कि जब बच्चा उस चीज़ को सुनता है, ठीक है, सुनने मात्र से वो चीज़ बच्चे के जो है दिमाग में, आप मान लीजिए, एकदम से फीड हो जाती है, एक स्थायी ज्ञान के तौर पे फीड हो जाती है, कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी हो जाती है। वो चीज़ जो है जल्दी लॉस्ट नहीं होती, जल्दी भूलता नहीं है बच्चा। ठीक, तो क्या है दक्षता आधारित शिक्षण? दक्ष अध्यापकों के द्वारा, आप ऐसे समझिए, ये चीज़ आप रटने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, जो मैं बता रही हूँ वो सुनिए आप। देखिए, दक्षता आधारित शिक्षण क्या है कि दक्ष अध्यापकों के द्वारा बच्चों के समक्ष विषय वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत करना जिससे वो सरल बोधगम्य हो जाए। ठीक है, और क्या हो जाए, बहुत ही लंबे समय तक बच्चों को याद रहे। वो क्या हो जाएगा? दक्षता आधारित शिक्षण हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को इस सीमा तक सीख ले कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए और वह भविष्य में उस ज्ञान का प्रयोग कर समाज में रहते हुए सुखी जीवन यापन कर सके। देखिए क्या है दक्षताओं का विकास तभी संभव है। देखिए, जब क्या हो जाए, ज्ञान की इकाई इस सीमा तक विद्यार्थी सीख ले कि उसके जीवन का अंग बन जाए। क्या कहा गया? इतना बच्चा होशियार हो जाए चीज़ में, किसमें? जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो बच्चे को, ठीक, मान लीजिए कि आप किसी कौशल का विकास कर रहे हैं बच्चे के अंदर, ठीक है, और उस कौशल का विकास आपने इतने अच्छे लेवल पे कर दिया है कि उसमें बच्चे ने महारत हासिल कर ली। ठीक है, क्या कर लिया? महारत हासिल कर ली बच्चे ने। और क्या हुआ, भविष्य में जब वो बड़ा हुआ तो उसने उस कौशल का प्रयोग करके जीवन यापन कर लिया, अच्छी अर्निंग कर ली। क्या किया? उस कौशल के प्रयोग से बच्चे ने क्या किया, अपने जीवन यापन करने का अपनी जीविका बना लिया उस कौशल को, और उससे अच्छा धन कमा रहा है बच्चा। ठीक है, जिससे कि वो बहुत ही बेस्ट लाइफ दे पा रहा है खुद को और उसके अराउंड जितने भी लोग हैं, ठीक है, उसकी फैमिली में। ठीक, तो क्या है, बच्चे को ऐसे पढ़ाना कि वो जो है उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाए वो चीज़। ठीक है, और उसका प्रयोग वो भविष्य में कर सके। जब वो बच्चा बड़ा हो जाए तो भविष्य में उसका प्रयोग करके एक बहुत अच्छा जीवन जी सके। ठीक है, ये है दक्षता आधारित शिक्षण। आगे देखते हैं। देखिएगा, आधुनिक युग कैसा युग है? प्रतिस्पर्धा का युग है, यानी कि कंपटीशन का युग है। ठीक, बालक को
समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशिष्ट दक्षताएं प्राप्त करनी होती हैं। ठीक है, क्या है, देखिए हर जगह कंपटीशन है। पढ़ाई में जाओगे कंपटीशन है, सिंगिंग में जाओगे कंपटीशन है, डांसिंग में जा रहे हो कंपटीशन, इवन कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, कोई भी चीज़, ठीक, हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा। ठीक, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ पर प्रतिस्पर्धा ना हो। तो क्या है, उस प्रतिस्पर्धा में हमें अव्वल दर्जे पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौशल का विकास इतने अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा कि जब वो काम हम करें तो हमारा काम जो है लोगों को अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पसंद आए, अगर समाज में एक अच्छा जीवन यापन करना है तो। ठीक है, तो यही कहा गया, क्या कहा गया, आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा का युग है। बालक को समाज में विशिष्ट स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशिष्ट दक्षताएं प्राप्त करनी होती हैं। यहाँ पे करनी लिख लीजिएगा, मैं भूल गई, यहाँ पे करनी लिखना, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्राप्त करनी, जहाँ पे मैंने ये लोप चिन्ह का प्रयोग किया वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पर आप करनी लिख लीजिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए नृत्य, बहुत अच्छे लेवल का डांस आ रहा बच्चे को, ठीक है, बहुत अच्छा डांस सीख गया। ठीक, संगीत, बहुत अच्छा गाना आता है। ठीक, आपने देखा होगा गा तो बहुत से लोग रहे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ऐसे हैं सिंगर जिनकी आवाज़ मशहूर है। आप ये मान लीजिए कि आज भी आप किशोर कुमार के गाने सुनते होंगे। ठीक है, क्या वो अब दुनिया में है? नहीं है। आज गा रहे हैं, वो नहीं गा रहे, लेकिन उनके गाने हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उनकी आवाज़ में वो जादू था, इतना अच्छा उनकी सिंगिंग का जो कौशल था, संगीत गाने का जो कौशल था, वो इतना अच्छा था कि हम आज भी उन्हें याद करते हैं। ठीक है, क्या रीज़न है? कौशल जो उनका था बहुत अच्छी तरीके से उनको आता था। तो क्या करना है, नृत्य बहुत अच्छा आए बच्चे को, मान लीजिए नृत्य आ रहा है बहुत अच्छा, संगीत बहुत अच्छा आ रहा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बच्चा बहुत होशियार है। ठीक है, एआई का ज़माना चल रहा है। ठीक है, एक से एक बढ़िया एनिमेशन बना लेता है। ठीक है, ठीक है, और क्या, बागवानी, जैसे कि गार्डनिंग का शौक़ है, डिज़ाइनिंग का शौक़ है, भवन निर्माण। ठीक है, भवन निर्माण क्या, घर के नक्शे बनते हैं। ठीक, तो उसको बनाने वाला तो कोई इंसान ही होता है। ऐसे नॉर्मली एक घर बन गया, एक जो है किसी के अंदर भवन निर्माण की कला इतनी अच्छी है कि इतने अच्छे नक्शे बनाता है वो घर के, कि एक छोटी सी जगह में वो इतना सुंदर घर बना सकता है कि देखने वाला देखता रह जाए। ये क्या, ये कौशल ही तो है, इतना अच्छा कौशल है ये कि लोग उससे, आपका नाम इतना आगे हो गया कि आपके पास लोग आएंगे कि आप ऐसा कर दीजिए। तो क्या है, बच्चों के अंदर हमें ये क्षमताएं, ये कौशल विकसित करने हैं, जिससे कि भविष्य में इनका प्रयोग करके एक सुखी और अच्छा जीवन यापन कर सकें बच्चे। ठीक, चलिए, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दक्षताएं कैसी हो सकती हैं? देखिए, दक्षताएं भौतिक एवं मानसिक दोनों हो सकती हैं। ठीक है, भौतिक भी हो सकती हैं और मानसिक भी हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण के सोपान क्या हैं? सोपान देख लेते हैं क्या है। 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दक्षता आधारित शिक्षण के सोपान बताइए। तो क्या है, देखिए, पूर्व तैयारी। पूर्व तैयारी में क्या है, उद्देश्य होना चाहिए, निर्धारण होना चाहिए और सहायक सामग्री। ठीक है, ये सोपान है क्या, पूर्व तैयारी और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, कि विषय वस्तु आप प्रस्तुत कर रहे हो उसका तरीका कितने बेहतर ढंग से आप प्रस्तुत कर पा रहे हो। ठीक, और क्या है, नियम निर्णय का समन्वयीकरण और सूचीकरण। क्या है, नियम निर्णय का समन्वयीकरण और सूचीकरण। फोर्थ क्या है, अभ्यास है। फिफ्थ क्या है, अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण। आप अभ्यास कर रहे हो, उसके दौरान जो गलतियां हो गई हैं उनको ठीक करके फिर प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, और क्या है, सिक्स्थ प्रयोग। ठीक है, प्रयोग। आगे देख लेते हैं, देख लीजिएगा। 2016 में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षता आधारित शिक्षण के सोपान क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य देख लेते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, चलिए देखते हैं उद्देश्य क्या है। देखिए, पहला क्या है, छात्रों को दक्ष बनाना, यानी कि किसी चीज़ में बच्चों को बहुत निपुण कर देना। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से किसी कौशल का विकास कर देना, उनके अंदर दक्ष बना देना। ठीक है, कि इतना कैपेबल हो जाए बच्चा कि जो काम कर रहा है वो बहुत बेहतर ढंग से कर रहा है। ठीक, तो क्या है, छात्रों को दक्ष बनाना।
प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आधुनिक युग जो है प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का युग है। तो क्या करना, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को हमें जगाना है, विकसित करना है, ठीक, जिससे कि जब आगे बच्चा बढ़े जीवन में, तो जब उसे प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़े तो वहाँ पर उसे नर्वसनेस ना हो, उसे ये ना लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ है, क्या मेरा चांस आ भी सकता है, ठीक है, ये चीज़ नहीं फील होनी चाहिए। तो उसके अंदर हमें प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास पहले ही कर देना है, ठीक, जिससे कि भविष्य में वो प्रतिस्पर्धाओं को देखकर घबराए नहीं, ठीक। चलिए, थर्ड क्या है, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, ठीक है, स्टेबिलिटी देना ज्ञान को। जो बच्चे ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसको हमें स्टेबल बनाना है, ठीक है। फोर्थ क्या है, शिक्षण के प्रति रुचि विकसित करना। क्या करना कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसमें उसे रुचि आ जाए, आनंद आने लगे, ठीक है। सहयोग की भावना विकसित करना, एक दूसरे की हेल्प करें बच्चे, ठीक है, और समाज में किसी को परेशान देखे तो उसका सहयोग करें। तो बेसिकली सहयोग की भावना विकसित करना है। जब किसी को सहयोग की आवश्यकता हो तो वहाँ पर बच्चा जो है इतना हमें ऐसा बनाना है कि वो सहयोग करने से किसी का कभी पीछे ना हटे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आपका क्या है, निदानात्मक परीक्षण हम देख लेते हैं। देखिए निदानात्मक परीक्षण क्या है, 2017, 19 और 23 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, निदान का अर्थ किसी समस्या का पता लगाना, ठीक, क्या है, किसी समस्या का पता लगाना। देखते हैं आगे, देखिए निदानात्मक परीक्षण में अध्यापक छात्रों की, बच्चों की या असफलताओं, कमियों और अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है और कठिनाइयों का पता लगाने के बाद उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता है। देखिए क्या है निदानात्मक, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आप बीमार रह रहे हैं, ठीक, आपको प्रॉब्लम हो रही है वो, लेकिन आपको रीज़न नहीं मालूम, आपको ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये पेन हो रहा है मुझे, लेकिन इसका कारण क्या है, इस पेन का कारण क्या है, ठीक है, ये ऐसे ही नॉर्मल पेन है या इसके पीछे कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ये नहीं मालूम आपको। आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर क्या करेगा, आपको देखेगा, तुरंत दवाई दे देगा, नहीं, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आपकी उस प्रॉब्लम की जांच करता है, ठीक है, पता लगाता है कि किस रीज़न से ये जो दर्द हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। उसके लिए क्या करता है डॉक्टर, कुछ टेस्ट करता है, डायग्नोस करता है, ठीक है, क्या करता है, डायग्नोस करता है, कुछ टेस्ट लिखता है आपको कि ये करवा लीजिए, ब्लड की जांच करवा लीजिए, ये ऐसी जांच करा लीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ये क्या है, निदान किया डॉक्टर ने, क्या किया, निदान किया, आपके टेस्ट कराए, जो डायग्नोस करवाया उसमें क्या किया, उसको निदान कहते हैं, निदान किया। अब जब वो रिपोर्ट्स आ गई और उसमें जो प्रॉब्लम निकली है आपको, ठीक है, उसके बेसिस पे डॉक्टर क्या करेगा, रेमेडी देगा आपको, ठीक है, तो उस क्या हो जाएगा, आपका उपचार करेगा। ठीक वही चीज़ शिक्षण के अंतर्गत आती है। जब बच्चे को कहीं पे असफलता हो रही है, कमी हो रही है, कठिनाई हो रही है, अन्य बच्चों से पीछे रह रहा है बच्चा, तो टीचर को क्या करना चाहिए, रीज़न टीचर पता लगाता है, निदान करता है कि भाई बच्चे को ये कमी आ रही है तो किस कारण से आ रही है, ठीक, टीचर ने आपकी प्रॉब्लम का पता लगाया। अब ये पता चला, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि बच्चा बहुत शाय है, बहुत शर्माता है, ये अपनी बात को बोल सकता है लेकिन बोल नहीं पाता है, शर्म आती है इसे, इसलिए नहीं बोल पा रहा है, तो इसलिए अन्य बच्चों से पीछे रह जाता है जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास में, ठीक। तो टीचर ने क्या किया, उसका जो निदान किया। अब क्या करेगा, अब ये उसे कमी पता चल गई कि बच्चा शर्माता है, उसी के बेसिस पर अब आपको उपचारात्मक शिक्षण देगा टीचर। क्या करेगा, उपचारात्मक शिक्षण देगा, आपसे क्या कहेगा, समूहों में खड़ा करवाएगा बच्चों के साथ में, और बच्चे बोले तुम भी बोलो, इससे क्या होगा, धीरे धीरे झिझक निकल जाएगी, जो शर्मा रहा है बच्चा वो चीज़ निकल जाएगी। ये है निदानात्मक परीक्षण कि बच्चे की क्या है, देख लीजिए क्या है, बच्चे की असफलताओं, कमियों और अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना और कठिनाइयों का पता लगाने के बाद उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना ही निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं हम उपचारात्मक शिक्षण। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है निदान और उपचार, ये दोनों,
ठीक, आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी बार आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। उपचारात्मक शिक्षण देख लेते हैं। 2016 में, 18 में, 19, 22 और 23 कितनी बार? 5 बार। 5 साल लगातार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक साल मिस भी हो गया बीच में तो उसको भी मत काउंट किए। 16, फिर एक छोड़ा 18, फिर 19 में, फिर 22 में, फिर 23 में, इतनी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं रेमेडियल टीचिंग किसे कहते हैं। चलिए देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस शिक्षण से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की कमियों, दुर्बलताओं, अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। क्या है उपचारात्मक शिक्षण? उपचारात्मक शिक्षण का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है? ये जब बच्चे की जो कमियां पता लगाएं कि असफलता, कठिनाइयां, कमजोरियां, ये रीजंस क्या है इनके, ये पता लगा लिया, उसके बाद उनको दूर करने के लिए क्या किया है? दूर करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है वो क्या कहलाती है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक, चलते हैं आगे। निदानात्मक परीक्षण द्वारा बालकों की दुर्बलताओं को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है कि बालकों की कठिनाइयों को दूर करके उन्हें सामान्य बालकों के स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। देखिए क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि निदानात्मक परीक्षण पहले किया जाएगा कि कमियां क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न है, उसके बाद उसी के बेसिस पर बच्चे को ऐसा माहौल, ऐसे शिक्षण प्रदान किया जाएगा जिससे कि बच्चे की वो कमियां दूर हो सके और जो अन्य बालक हैं, बच्चे हैं, उनके स्तर पर उस बच्चे को लाया जा सके। इसका प्रयास किया जाएगा किसमें? उपचारात्मक शिक्षण में। ठीक, तो देख लीजिए, एक बार पढ़ के आपको फिर से बताते हैं, फिर हम पढ़ेंगे आगे। उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस शिक्षण से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की कमियों, दुर्बलताओं, अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। ठीक, निदानात्मक परीक्षण द्वारा बालकों की दुर्बलताओं को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है कि बालकों की कठिनाइयों को दूर करके उन्हें सामान्य बालकों के स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, ये थी हमारी रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। ठीक, देख लेते हैं हम आगे योकम और सिम्पसन के अनुसार क्या कहते हैं वो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। चलिए, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। ठीक है, क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। किसने कहा है? योकम और सिम्पसन ने कहा है ये उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में। ठीक, आगे देख लेते हैं महत्व क्या है उपचारात्मक शिक्षण के। महत्व देखते हैं हम कि क्या है महत्व। चलिए देखते हैं, पहला क्या है? बालकों की क्षमताओं को उचित दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। ठीक है, अब मान लीजिए बालक की कोई क्षमता है, कोई किसी चीज़ में बच्चा अच्छा है लेकिन वो किसी कारण से नहीं कर पा रहा उसमें अच्छा, शर्माता है, बोलने में घबराता है, डर लगता है टीचर से, कोई शारीरिक विकार है, इस वजह से नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, तो क्या है इसमें क्या हो जाएगा? जब हम पता लगाएंगे फिर बच्चे को जो उपचार देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? जो क्षमताएं हैं बालक की उनको उचित दिशा में, जिस फील्ड में वो अच्छा है उसमें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ कही गई है, बालकों की क्षमताओं को उचित दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। ठीक, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास होता है यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, हर तरीके का विकास हो जाता है बच्चे के व्यक्तित्व का। छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है बच्चों का। ठीक है, उसकी किसी कमी का पता चल जाएगा टीचर को और उसको ठीक करने के लिए टीचर उस कमी पे वर्क करेगा तो धीरे धीरे जब वो कमी दूर होने लगेगी तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, स्वाभाविक है। ठीक, फोर्थ क्या है? छात्रों की सामान्य एवं विशिष्ट कठिनाइयों का निराकरण हो जाता है। कोई छोटी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, हर तरीके की परेशानी का निवारण हो जाता है उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत। ठीक, उपचारात्मक शिक्षण से बालकों को अपने वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता मिलती है। ठीक, जब बच्चे की जो कमी है वो जब दूर हो जाएगी तो क्या करेगा? फिर जो जिस एटमॉस्फेयर में, जिस वातावरण में बच्चा रहेगा उसके साथ बहुत ही जल्दी वैसे ही रहना, अपने आप को वैसा ही ढाल लेगा, यानी कि अनुकूलन कर लेगा। जैसे में रहेगा फिर वैसे में ढाल लेगा, उठना बैठना बोलना चालना अन्य बच्चों से प्रारंभ कर देगा वो। ठीक, चलिए
आगे देखते हैं, ये था हमारा उपचारात्मक शिक्षण। अब हम देखेंगे बहुकक्षा शिक्षण, मल्टी क्लासरूम टीचिंग। देखिए 2016 में, 2017 में, 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहीं से। कहाँ से? बहुकक्षा शिक्षण से। कहाँ से? बहुकक्षा शिक्षण से, मल्टी क्लासरूम टीचिंग से। तो क्या है इसका मतलब, देख लेते हैं। बहुकक्षा शिक्षण से आशय है एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। ठीक, क्या बहुत से टीचर, क्या, हाँ, बहुत से एक टीचर के द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। ठीक है। अब मान लीजिए आप जब छोटे क्लास में रहे होंगे, किसी दिन बारिश हो गई। ठीक, किसी दिन बारिश हो गई, बच्चे बहुत कम आए तो क्लास में एक एक दो दो बच्चे आए, तो टीचर ने क्या किया, आज बच्चे बहुत कम हैं, हम क्या करते हैं, सारे बच्चों को एक ही जगह बैठा लेते हैं। ठीक, तो क्या होता था, सारे बच्चों को एक ही जगह बैठा लेते हैं, एक ही क्लासरूम में बैठा लिया, और टीचर एक है वो पढ़ा रहा बच्चों को। ये क्या है? मल्टी क्लासरूम टीचिंग है, बहुकक्षा शिक्षण है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाते हैं। देखिएगा, इसमें अध्यापक एक से अधिक कक्षा के बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कराता है। वही बात कही गई, देखिए एक से अधिक कक्षाओं को एक जगह पे बैठा लेगा टीचर और फिर पढ़ाएगा। ठीक, बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर उन्हें समूह कार्य दिया जाता है, जिससे बच्चों को एक साथ चर्चा करते हुए विषय को समझने का अवसर मिल जाता है। क्या किया जाता है? छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं टीचर। ठीक, और एक कार्य दे देते हैं ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। ठीक, फिर क्या होता है, बच्चे एक दूसरे के सहयोग करते हैं, चर्चा करते हैं उस विषय पे और कार्य को करते हैं, और इससे क्या हो जाता है, करके सीखने का भी अवसर मिल जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। शिक्षक एक समूह को कार्य देकर दूसरे समूह के साथ कार्य करता है। एक समूह को कार्य दे दिया, उससे कहा तुम ये करो, तब तक दूसरे समूह के पास चले गए, उसको बताने लगे, फिर उसको बता दिया तो तीसरे समूह के पास चले गए। ऐसे टीचर जो है कार्य देकर दूसरे समूहों के साथ कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यालयों में कक्ष के अभाव में भी इस शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी स्कूल में क्लासरूम्स की संख्या कम है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इस शिक्षण का प्रयोग कर लिया जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड को साथ में बैठा लिया, थर्ड फोर्थ को साथ में बैठा लिया, फिफ्थ और सिक्स्थ को साथ में बैठा लिया। ठीक, ऐसे करेंगे। इस शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक की श्रम शक्ति, सूझबूझ और समय का अधिक उपयोग होता है। जब ज़्यादा बच्चे बैठाएंगे एक जगह पे, मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चों को टीचर एक साथ बैठाएंगे, तो बच्चों के सीखने का भी स्तर अलग अलग होगा, तो इसलिए टीचर को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सूझबूझ से कार्य लेना पड़ेगा और समय भी अधिक लगेगा। ठीक, तो आप ऐसे समझिए बहुकक्षा शिक्षण क्या है, आप समझिए हमारी खुद की भाषा में। ठीक है, कैसे टीचर जब कई क्लास के बच्चों को एक ही स्थान पर बैठाकर एक साथ पढ़ाता है, क्या कहलाता है? बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। इसमें टीचर क्या करता है, बच्चों को ग्रुप्स डिवाइड कर देता है, ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, 1 2 3 4 ऐसे समूह बना दिए, और क्या करेगा, समूह के अकॉर्डिंग समूह वन को एक कार्य दे दिया और उससे कहा ये तुम कार्य करो। बच्चे आपस में करेंगे, चर्चा करेंगे विषय के बारे में। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे, एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो जल्दी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा काम। ठीक, इससे बच्चे में सहयोग की भावना आएगी। ठीक, बच्चा आपस में जो है चर्चा भी कर लेंगे तो विषय वस्तु को समझने में आसानी हो जाएगी। एक समूह को कार्य दे दिया, वो समूह कार्य करने लगा, दूसरे समूह के पास चले जाएंगे। ठीक, ऐसे करके जितने समूह बनाए हैं कार्य दे दे के दूसरे समूह के साथ जाके टीचर बताएंगे कि क्या करना है। ठीक, लेकिन जब ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चे बैठे हैं, तो सीखने का स्तर भी अलग अलग होगा बच्चों का। तो टीचर को उन सब बातों को जब ध्यान रख के कार्य देगा तो टीचर का श्रम यानी कि मेहनत ज़्यादा लगेगी, समय ज़्यादा लगेगा और बहुत ही सूझबूझ के साथ टीचर को काम करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं बहुकक्षा शिक्षण की समस्याएं। समस्या क्या है बहुकक्षा शिक्षण की, देख लेते हैं। चलिए, नंबर 1 क्या है, अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। बच्चे ज़्यादा हैं तो शोर भी कर सकते हैं, तो इसलिए अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। शिक्षक पर काम का भार अधिक हो जाता है। अभी मैंने बताया था जब ज़्यादा बच्चे बैठेंगे तो टीचर पे ज़्यादा प्रेशर लोड आएगा काम का। ठीक, क्योंकि स्तर के अनुसार देख के बच्चों को काम देना पड़ेगा, तो टीचर पे भी ज़्यादा भार आएगा काम का। ठीक, शिक्षक प्रत्येक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाता है।
ठीक, अलग अलग स्तर के बच्चे हैं, एक एक बच्चे पे ध्यान देना टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो ये एक समस्या है कि हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता है टीचर। ठीक, 4th पॉइंट देखते हैं। शिक्षक को छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है। बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है। ठीक, एक शिक्षक को एक ही समय में कई कक्षाओं को संभालना होता है, जिससे थकान और तनाव बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 8th जो है हमारा वो देखते हैं, शिक्षण। अब है हमारा बहुस्तरीय शिक्षण, मल्टी लेवल टीचिंग, 2016, 17, 18, 19 और 22। ठीक, बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है, खुद देख सकते हैं आप लोग। ठीक, बहुस्तरीय शिक्षण मल्टी लेवल टीचिंग क्या है देखते हैं। चलिए, विभिन्न मानसिक स्तर के छात्रों को एक साथ पढ़ाना बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। मानसिक स्तर कैसे? उसी में प्रखर बुद्धि का बालक है, सामान्य बुद्धि का बालक है, मंद बुद्धि बालक है, तो हर बुद्धि के स्तर के बच्चों को एक साथ पढ़ाना बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। ठीक, चलिए, एक ही कक्षा में अलग अलग तरीके से व अलग अलग गति से सीखने वाले छात्र होते हैं। क्या आपके क्लासरूम में सारे बच्चे बहुत प्रखर बुद्धि के थे, सारे ही सामान्य थे या सारे मूर्ख थे? नहीं, कुछ बहुत प्रखर बुद्धि के होंगे, कुछ सामान्य रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मंद बुद्धि होंगे, बिल्कुल उन्हें समझ ही नहीं आता था कुछ। ठीक, तो क्या था, टीचर तो सभी को पढ़ाते थे ना, तो वही बात कही गई कि सब बच्चों के सीखने की गति और तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक, जब एक शिक्षक एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बच्चे को उसके स्तर के आधार पर समूहों में बांटकर शिक्षण कार्य करता है तो वह बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। ठीक है, क्या किया टीचर ने, बच्चों को उनके स्तर के अनुसार, जो होशियार बच्चे हैं उनका एक बना दिया, सामान्य बच्चों को एक जगह, और जो थोड़ी मंद बुद्धि के बच्चे हैं उनको एक बना दिया ग्रुप। ठीक है, फिर क्या किया, उनके अकॉर्डिंग अब टीचर ने शिक्षण कार्य किया। ठीक, प्रखर बुद्धि वालों को वैसे समझाया, सामान्य वालों को वैसे, और मूर्ख बच्चे जो हैं उनको वैसे समझाया। वैसे भी बच्चा कोई मूर्ख नहीं होता, बस टीचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा होने चाहिए, तो सभी बच्चे जीनियस होते हैं। ठीक, चलिए, तो क्या है शिक्षण कार्य कराना, देखिए क्या है मल्टी लेवल टीचिंग, ऐसे समझिए। एक कक्षा में तरह तरह के बच्चे होते हैं, कुछ होशियार होंगे, कुछ थोड़े कम होशियार होंगे, कुछ बिल्कुल भी होशियार नहीं होंगे। उन बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया टीचर ने और उनके स्तर के अनुसार उनको पढ़ाया। ये क्या है, बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। ठीक है, बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे किसी कक्षा में गणित विषय में तेज, मध्यम तथा धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं, उन्हें क्रमशः कठिन, मध्यम और सरल प्रश्न देकर हल कराना बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। क्या है, एक कक्षा में तेज बुद्धि बच्चे हैं, ठीक है, मध्यम बच्चे भी हैं और धीमी गति से सीखने वाले बच्चे भी हैं। जो तेज बच्चे हैं उनको कठिन सवाल दिए, जो मध्यम बच्चे हैं उनको मध्यम प्रश्न दिए, और जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल सरल प्रश्न दे दिए। क्या किया, सरल प्रश्न दे के हल करवाए, तो क्या कहलाएगा, ये बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। उपयोगिता देख लेते हैं बहुस्तरीय शिक्षण की या उद्देश्य। ठीक है, 2016, 17, 18 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यहाँ से देख लेते हैं। छात्रों के समय का सदुपयोग करना। ठीक, ये है एक इसका उद्देश्य और उपयोगिता। दूसरा क्या है, विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाना। क्या है, विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाना। छात्रों का विकास रुचि एवं भिन्नताओं के आधार पर करना। ठीक, जो तेज बुद्धि का बच्चा है उसकी रुचि अलग चीज़ में होगी, मंद बुद्धि का उसकी अलग चीज़ में होगी, तो बच्चों की आवश्यकता, रुचि और भिन्नताओं के आधार पर ही विकास, छात्रों का विकास जो है उनकी रुचि और भिन्नताओं के आधार पर ही करना। ठीक, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, यानी कि सोचने की पावर को बढ़ाना। ठीक है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना। ठीक है, क्या है, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाना बच्चों के अंदर। ठीक, बच्चों का मानसिक विकास स्वाभाविक रूप से होता है। क्या है, छात्रों का जो मानसिक विकास है वो स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक, आगे देखते हैं। शिक्षकों के अभाव में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, क्या है, शिक्षकों के अभाव में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना, ये एक उद्देश्य है बहुस्तरीय शिक्षण का। ठीक, अब क्या हुआ, हमारा जो है चैप्टर 6 जो है
जो चैप्टर 6 है हमारा वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या हुआ, चैप्टर 6 जो है कंप्लीट हो गया। आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाते चलने हैं। क्या करना है, नोट्स बनाते चलने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास हैं अब, तो अब जो है लापरवाही मत कीजिए। ठीक, तो नोट्स बनाते चलिए। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई क्लास अपलोड करूँगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो अब थोड़ा सा कंजूसी छोड़ दीजिए और क्या कीजिए, क्लासेस को शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है, धड़ाधड़ क्लासेस को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, जिससे कि आपको लाभ हो रहा है तो और बच्चों को भी लाभ हो जाए। ठीक है, आप एक बात बताइए, कोई कितना भी अच्छा आपको करवा रहा है, जब तक उसकी पब्लिसिटी नहीं होगी तो उसके बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा। अब ये चीज़ करने का काम किसका, आप लोगों का है। आप जब क्लासेस को शेयर करेंगे तो आपके अन्य जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उनके पास भी वीडियो क्लासेस की वीडियोस पहुंचेंगे। तो ठीक है, तो वो भी देखेंगे तो उन्हें भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी समाज सेवा करते रहिए, अकेले में सारे लड्डू खाइए। ठीक है, तो क्या करिए, क्लास को शेयर कीजिए। ठीक, और जब आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, बच्चे जो है हम लोगों को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे हम लोगों को पसंद कर रहे हैं, उनको हमारे पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपका एक लाइक, ठीक है, एक लाइक वो 1000 के बराबर हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है कि हाँ, हमें करना है, ये बच्चे हमारे आश्रय बैठे हुए हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, ये हमें पसंद कर रहे हैं, तो हमें इनके लिए पढ़ाना है। भले ही एक बच्चा आए, ठीक है, एक बच्चा आए, हमें उसके लिए पढ़ाना है। ठीक, क्योंकि वो एक बच्चा है, उसका भरोसा हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो लाइक है, सब्सक्राइब है, एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बिल्कुल बैकबोन के जैसा है, जो हमें स्ट्रेंथ देता है हमेशा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ बने रहिए। किसी की स्ट्रेंथ बनना बहुत अच्छा होता है, जैसे हम आपकी स्ट्रेंथ हैं, आप हमारी स्ट्रेंथ बनिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।